दोस्तों जरा एक पल के लिए कल्पना कीजिए, अगर किसी देश का सबसे ताकतवर आदमी, वो व्यक्ति जिसके पास पूरी सेना की कमान हो, जिसकी सुरक्षा के लिए हजारों सैनिक, बंकर, मिसाइल डिफेंस सिस्टम और खुफिया एजेंसियां हर समय तैनात रहती हो, अगर वही आदमी एक ही रात में, एक ही हमले में अपने पूरे परिवार और अपने सबसे भरोसेमंद जनरलों के साथ खत्म हो जाए, तो क्या आप इसे सिर्फ युद्ध कहेंगे या फिर इसे गद्दारी कहेंगे? क्योंकि इतिहास गवाह है कि इजराइल की असली ताकत उसकी मिसाइलों में नहीं है, उसकी असली ताकत उसके जासूसों में। ऐसे जासूस जो दुश्मन के देश में सिर्फ रहते नहीं बल्कि उसकी सरकार के अंदर घुस जाते हैं। सीरिया में एली कोहेन, अर्जेंटीना में नाजी अपराधी एडोल्फ आइकमैन का अपहरण, तेहरान से परमाणु फाइलों की चोरी, और अब पूरी दुनिया पूछ रही है क्या ईरान के दिल के अंदर भी मोसाद का कोई नया एली कोहेन बैठा था, जिसने एक ही रात में पूरी सत्ता, पूरी सेना और पूरे सिस्टम को खत्म कर दिया। आज की कहानी सिर्फ एक हत्या की कहानी नहीं है, ये कहानी है जासूसी की, गद्दारी की, सुपर पावर की, राजनीति की और उस खतरनाक खेल की जिसमें इजराइल, अमेरिका, ईरान, मुस्लिम देश, यहाँ तक कि भारत भी फंस चुका है। और यकीन मानिए, इस कहानी के अंत तक आपको समझ आ जाएगा कि दुनिया का सबसे खतरनाक हथियार मिसाइल नहीं, जानकारी होती है। दोस्तों, अगर अंतरराष्ट्रीय राजनीति को आप एक शतरंज का खेल माने तो उसमें सबसे खतरनाक मोहरा कौन होता है? राजा, वजीर, हाथी? नहीं, सबसे खतरनाक मोहरा होता है प्यादा, क्योंकि वो छोटा दिखता है लेकिन अक्सर वही पूरी बाजी पलट देता है। और दुनिया की राजनीति में यही प्यादा होता है जासूस। इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद को दुनिया इसलिए डर के साथ देखती है क्योंकि उसके जासूसी को कला बना दिया। इतिहास के पन्ने पलटे तो आपको बार बार एक ही पैटर्न दिखाई देता है। इजराइल अपने दुश्मन को हराने के लिए पहले उसकी सेना से नहीं लड़ता, वो उसके सिस्टम के अंदर घुस जाता, वो उसके भरोसे को तोड़ता, और जब भरोसा टूटता है तब कोई भी किला मजबूत नहीं रह जाता। 1960 के दशक में सीरिया में एक आदमी आया था, नाम था एली कोहेन। वो एक अमीर व्यापारी बनकर सीरिया में बस गया। धीरे धीरे उसने वहां की राजनीति में दोस्ती बनानी शुरू की, पार्टियां, सैन्य अधिकारियों से मुलाकात, बड़े नेताओं के साथ बैठना। धीरे धीरे उसका प्रभाव इतना बढ़ गया कि वो सीरिया के सत्ता के सबसे ऊंचे कमरों तक पहुंच गया। इतिहासकार बताते हैं कि एक समय ऐसा भी आया जब एली कोहेन सीरिया के रक्षा मंत्री बनने की दौड़ में शामिल था, लेकिन सीरिया नहीं जानता था कि यह आदमी दरअसल इजराइल का जासूस था। अब कहानी में सबसे दिलचस्प मोड़ आता है। एली कोहेन ने सीरिया की सेना को एक सलाह दी। उसने कहा कि सैन्य बंकरों के आसपास पेड़ लगवा दिए जाए ताकि सैनिकों को छाया मिल सके। सलाह अच्छी लगी, पेड़ लग गए, और 1967 में युद्ध में जब इजराइल के विमान ऊपर से उड़े तो उन्होंने उन पेड़ों को पहचान लिया। उन्हें पता चल गया कि जहां पेड़ है वहीं बंकर है, और फिर जो हुआ उसने इतिहास बदल दिया। सटीक बमबारी हुई और सीरिया के सैन्य ठिकाने तबाह हो गए। एक जासूस ने न सिर्फ पेड़ लगवाकर युद्ध का रुख बदल दिया। यही कारण है कि मोसाद का नाम दुनिया में डर के साथ लिया जाता है। लेकिन जो अभी ईरान के साथ हुआ है वो शायद इस एजेंसी के इतिहास का सबसे डरावना अध्याय बन सकता है, क्योंकि इस बार निशाना कोई एक व्यक्ति नहीं था, इस बार निशाना था पूरी सत्ता। ईरान का सर्वोच्च नेता, उसका परिवार, उसके शीर्ष सैन्य अधिकारी, सब एक ही हमले में खत्म हो गए। और यही वजह है कि दुनिया भर के रणनीतिक विशेषज्ञ एक ही सवाल पूछ रहे हैं, इतनी सटीक जानकारी इजराइल को मिली कैसे? क्योंकि मिसाइलें यूं ही किसी कमरे में नहीं गिरती। अगर किसी हमले में लक्ष्य बिल्कुल सही जगह पर निशाना बन जाए तो इसका मतलब होता है कि किसी ने अंदर से रास्ता दिखाया है। इतिहास में ऐसी घटनाएं पहली बार नहीं हुई। 2018 में एक ऐसी घटना हुई जिसने दुनिया को चौंका दिया था। तेहरान में एक साधारण सा गोदाम था, बाहर से देखने पर वो बिल्कुल सामान्य लगता था, लेकिन उसी गोदाम में ईरान के परमाणु कार्यक्रम से जुड़ी हजारों गोपनीय फाइलें रखी हुई थी। एक रात मोसाद के एजेंट उस गोदाम में घुसे, ताले तोड़े, दस्तावेज उठाए और गायब हो गए। जब दुनिया को पता चला कि ईरान के परमाणु कार्यक्रम की फाइलें चोरी हो गई है तो सब हैरान रह गए। इतनी कड़ी सुरक्षा के बावजूद ऐसा कैसे हो सकता है? जवाब वही था जो अक्सर ऐसी घटनाओं में होता है, दरवाजा बाहर से नहीं अंदर से ही खुला था। ईरान के पूर्व राष्ट्रपति महमूद अहमदीनेजाद ने खुद एक बार स्वीकार किया था कि उन्होंने इजराइल जासूसों को पकड़ने के लिए एक विशेष टीम बनाई थी, लेकिन बाद में पता चला कि उस टीम का प्रमुख ही मोसाद का एजेंट निकला। सोचिए, जिस व्यक्ति को देश की सुरक्षा की जिम्मेदारी दी गई थी वही दुश्मन के लिए काम कर रहा था। जब खुफिया विभाग के भीतर ही गद्दारी हो जाए तो फिर किसी भी देश की सुरक्षा केवल कागजों पर रह जाती है। आज तेहरान की गलियों में यही डर घूम रहा है, कोई किसी पर भरोसा नहीं कर रहा, हर अधिकारी दूसरे को शक की नजर से देख रहा है, हर किसी को डर है कि कहीं उसका सबसे भरोसेमंद साथी ही दुश्मन का आदमी ना निकल जाए। और यही किसी भी राष्ट्र के लिए सबसे खतरनाक स्थिति होती है, क्योंकि जब भरोसा टूटता है तो सबसे ऊंची दीवार भी गिर जाती है। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। खामनेई की मौत के बाद दुनिया में दो तरह की तस्वीरें सामने आई। एक तरफ लाखों लोग सड़कों पर रो रहे थे, तेहरान और इस्फान जैसे शहरों में लोग बदला लेने की मांग कर रहे थे, सरकारी टीवी चैनलों पर शोक के कार्यक्रम चल रहे थे, एंकर रोते हुए दिखाई दे रहे थे। लेकिन दूसरी तरफ कुछ जगहों पर लोग चुपचाप जश्न भी मना रहे थे। कुछ लोगों के लिए एक तानाशाही के अंत की तरह था। और यही बात इस पूरे संकट को और जटिल बना देती है, क्योंकि ईरान इस समय सिर्फ बाहरी दुश्मनों से नहीं लड़ रहा, वो अपने अंदर की टूट से भी जूझ रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ईरान बदला ले पाएगा? क्योंकि भावनाओं में लोग बदले की बात जरूर करते हैं, लेकिन युद्ध केवल भावनाओं से नहीं लड़े जाते, युद्ध संसाधनों से लड़े जाते हैं, अर्थव्यवस्था से लड़े जाते हैं और रणनीति से जीते जाते हैं। ईरान जानता है कि अमेरिका और इजराइल से सीधे युद्ध में उतरना उसके लिए बेहद मुश्किल होगा, इसलिए उसने वर्षों से एक अलग रणनीति बनाई, और वो है प्रॉक्सी वॉर, यानी परोक्ष युद्ध। लेबनान में हिजबुल्ला, यमन में हुती, इराक में मिलिशिया, ये सभी संगठन ईरान के ऐसे हाथ हैं जो बिना तेहरान का नाम आए दुश्मनों पर हमला कर सकते हैं। और इसी वजह से मिडिल ईस्ट में अक्सर ऐसी घटनाएं होती रहती है जिनकी जिम्मेदारी कोई सीधे तौर पर नहीं लेता।
कभी तेल के टैंकरों पर हमला, कभी ड्रोन स्ट्राइक, कभी सीमा पर छोटे छोटे हमले, ये सब उसी छाया युद्ध का हिस्सा होता है। लेकिन इस पूरी कहानी में एक और बड़ा पहलू है, अमेरिका की भूमिका। इतिहास गवाह है कि जब भी कोई देश अमेरिका की आर्थिक व्यवस्था को चुनौती देता है, तब टकराव पैदा होता है। इराक में सद्दाम हुसैन ने तेल को डॉलर के बजाय यूरो में बेचने की बात की थी। कुछ ही सालों बाद 2003 में अमेरिका ने हमला कर दिया। लीबिया में गद्दाफी ने गोल्ड दिनार की बात की थी। 2011 में नाटो ने हमला किया और गद्दाफी की मौत हो गई। सीरिया में पाइपलाइन राजनीति ने गृह युद्ध को जन्म दिया। अफगानिस्तान में 20 साल का युद्ध चला। यमन में मानवीय संकट पैदा हुआ। इन सभी घटनाओं में एक पैटर्न दिखाई देता है, पहले आर्थिक दबाव, फिर राजनीतिक अस्थिरता और फिर सैन्य हस्तक्षेप। अब यही सवाल दुनिया पूछ रही है, क्या ईरान अगला लक्ष्य है? लेकिन ईरान इराक या लीबिया जैसा कमजोर देश नहीं है। उसके पास संगठित सेना है, मिसाइलें, और सबसे दिलचस्प बात यह है कि उसने युद्ध की एक सस्ती लेकिन प्रभावी रणनीति तैयार कर ली। उदाहरण के लिए ईरान के कई ड्रोन की कीमत 20 से 30 लाख रुपए के आसपास होती है, लेकिन उन्हें गिराने के लिए अमेरिका को 100 एकड़ रुपए तक की मिसाइल दागनी पड़ सकती है। यानी ये एक ऐसी लड़ाई बन जाती है जहां एक सस्ता हथियार महंगे हथियार को खर्च करने पर मजबूर कर देता है। और यही कारण है कि कई सैन्य विशेषज्ञ, कई एक्सपर्ट्स इस युद्ध को टेक्नोलॉजी की नहीं बल्कि रणनीति की लड़ाई मानते हैं। ईरान जानता है कि वो अमेरिका को सीधे युद्ध में नहीं हरा सकता, लेकिन वो उसे आर्थिक रूप से थका सकता है। यही रणनीति इतिहास में कई बार इस्तेमाल की गई है। अब इस पूरे संकट का असर केवल मिडिल ईस्ट तक सीमित नहीं रहेगा। अगर युद्ध बढ़ता है तो इसका सीधा असर पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा, क्योंकि दुनिया का एक बड़ा हिस्सा तेल के लिए इसी क्षेत्र पर निर्भर है। अगर होर्मुज़ जल डमरू मध्य बंद हो गया तो दुनिया की लगभग 20% तेल आपूर्ति रुक सकती है। इसका मतलब होगा कि पेट्रोल और डीजल की कीमतें आसमान छू सकती है, और इसका असर सीधे हमारे जैसे देशों की अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। इस पूरी कहानी से 3 बहुत बड़ी बातें समझ में आती है। पहली ये कि आधुनिक युद्ध केवल हथियारों से नहीं जीते जाते, बल्कि जानकारी से जीते जाते हैं। दूसरी ये कि किसी भी देश की सबसे बड़ी कमजोरी उसकी बाहरी सीमा नहीं, बल्कि उसकी आंतरिक एकता होती है। और तीसरी ये कि महाशक्तियों की राजनीति का सबसे बड़ा खामियाजा आम लोगों को भुगतना पड़ता है। आज ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच जो टकराव चल रहा है, वो केवल 3 देशों की कहानी नहीं है। ये उस वैश्विक शक्ति संघर्ष की कहानी है जिसमें हर देश अपने हितों के लिए खेल रहा है। और शायद इसी वजह से दुनिया एक ऐसी मोड़ पर खड़ी है जहां एक छोटी सी चिंगारी भी बड़ा विस्फोट बन जाती है। और अब सवाल आपसे है, क्या ये सिर्फ एक और क्षेत्रीय संघर्ष है, या सच में दुनिया किसी बड़े युद्ध की ओर बढ़ रही है? और क्या आपको लगता है कि इस पूरे खेल में असली हथियार मिसाइल नहीं बल्कि जासूसी और जानकारी है? नीचे कमेंट में जरूर बताइए। अगर आपको ऐसी गहरी अंतर्राष्ट्रीय कहानियां पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ खबर नहीं बताते, खबर के पीछे की कहानी समझाते हैं। एक नए वीडियो के साथ आप सभी से जल्द मुलाकात होगी। धन्यवाद। जय हिंद।